नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज खास बातचीत में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अध्यापिका के क्षेत्र में और अध्यापिका के रूप में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। साथ में समाज सेवा में भी, समाज सेविका के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही हैं और साथ में लेखिका के क्षेत्र में भी उन्होंने कई लेख लिखे हुए हैं। आइए चलते हैं और उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं उनके पूरे परिचय के साथ में। मैम, आपका पूरा परिचय? जी, मैं डॉक्टर अर्चना बहादुर जुच्ची। मूलतः मैं कविताएं लिखती हूँ। मैं द्विभाषी हूँ। अधिकतर अंग्रेज़ी में मैंने काव्य लेखन किया है। मेरे जो कविताएं हैं वो बाहर की पत्रिकाओं में छपी हैं और काफ़ी प्रोत्साहन भी वहाँ से मिला है। मेरी 2 किताबें छप चुकी हैं। 2018 में मेरी पहली पुस्तक छपी थी जिसका नाम है पोएटिक कैंडर। ये इसका जो विमोचन हुआ था वो लखनऊ प्रेस क्लब में हुआ था। और दूसरी जो मेरी किताब है उसका नाम है द स्पीकिंग म्यूज़। स्पीकिंग म्यूज़ मतलब काव्य की देवी। इसका विमोचन दिल्ली प्रेस क्लब में हुआ था और अनेक लेखक थे जिनकी पुस्तकों का विमोचन मेरी पुस्तक के साथ रहा। अच्छा अनुभव रहा और ये दोनों ही पुस्तकें आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी, उपलब्ध हैं। जो अपनी लेखिका के रूप में आपने अपना पूरा दायित्व निभाया है, तो लेखिका के रूप में और लेखिका के आगे चल कर के किस तरीके से लोगों का आप मार्गदर्शन करना चाहती हैं लेखिका के माध्यम से? लेखन के द्वारा हम समाज में एक चेतना जगा सकते हैं। वो जो है अभी मेरी हाल ही में एक पुस्तक में, जिसको कि कॉफ़ी टेबल बुक कहा जाता है, उसमें एसेंस ऑफ अ वुमन, जो कि आज का बहुचर्चित एक विषय है, नारी और नारी की अस्मिता, उसके ऊपर है एसेंस ऑफ अ वुमन। उसमें भी मेरी कविता का योगदान है। ये काफ़ी ही ज्वलनशील मुद्दे हैं जिन पर कि लिखा जा रहा है। दूसरा जो है वो है हमारा वातावरण और उसके प्रति संवेदना और चेतना, जिससे कि हमारी आगे की पीढ़ी जो है वो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ना झेले, नकारात्मक उसका। तो इस तरीके से हमारा योगदान रहता है। मैं अध्यापन में भी थी, तो उसमें मैं सेंट फ्रांसिस कॉलेज में, जो कि एक लड़कों का विद्यालय है, उसमें पढ़ा रही थी। अंग्रेज़ी मूलतः पढ़ा रही थी और वहाँ बच्चों को मैं अपना मार्गदर्शन में उनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया। उनको वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, लेखन में, व्हाट्स द गुड वर्ड, ऐसे अनेक जो विधाएं होती हैं, जैसे कि प्रतियोगिताएं स्कूल में और दूसरे स्कूल विद्यालयों के संग जो भी हैं, नेशनल लेवल तक के जो भी प्रतियोगिताएं थे उसमें वो लोग भाग लेते थे, अच्छा करते थे। कई बार उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किया। यानी कि आपने एक टीचर के माध्यम से लोगों में अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार की स्थापना करने की कोशिश की, और वही अब लेखिका के रूप में ये माध्यम आपका अभी भी आप इसे करना प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक जो हमारा वैसे भी शिक्षक के नाते हमारा नैतिक दायित्व होता है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। तो अंग्रेज़ी में उनको घर से इतना मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो मैं कोशिश करती थी कि वो अभिव्यक्ति जो कर रहे हैं उसको मैं वैसे ही रहने दूं और उसमें ज़्यादा फेर बदल ना करके उसको एज़ इट इज़ वो प्रेजेंट करें और उनको थोड़ा अपने पे विश्वास पैदा हो। जिस तरीके से मैम हमारा देश तो विकसित हो गया है, लेकिन एक जो सोच होती, मानसिकता होती नारी के प्रति, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो अभी तक वहीं पे विकसित है? जी, इसको हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं पेट्रियार्की, जिसको कि पुरुष, हिंदी में शायद पुरुष प्रधान या ये उनका वर्चस्व होना, पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, तो उसमें नारी को अपना स्थान बनाने के लिए हर क्षेत्र में जो है उनको एक संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो घर हो, घर से निकलने के लिए भी अगर आप शिक्षिका भी हैं तो घर में आपको कोई इतनी विशेष सुविधाएं मेरे टाइम में तो उपलब्ध नहीं थी। वो भी दायित्व निभाना पड़ता है बच्चों के प्रति।
क्योंकि आप ये नहीं चाहेंगे कि और के बच्चों को आप अपना ध्यान दे के अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एज अ टीचर भी मैं जब कभी भी मौका होता था, जबकि आजकल के बच्चे तो बड़े ही बदल से गए हैं, वो नहीं चाहते कि कोई उनको मौलिक शिक्षा दे, तो मैं कोशिश करती थी उनसे पूछ कर कि आपका घर में अपनी माताजी के प्रति क्या योगदान है, कितनी आप उनको कितने स्वावलंबी हैं, कितना आप सहयोग करते हैं, और सहयोग से घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहता है और आपका एक तरीके की कंपनी होती है, साथ होता है, तो आप ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं इस तरीके से। तो उनको इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर आप अपना कमरा साफ़ करते हैं। बड़े से बड़े लोग हैं कई जो कि सवेरे उठ के CEO तक अपना काम स्वयं करते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप एक तो पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन शैली को इस तरीके से करिए कि आपको कोई भी काम छोटा ना समझे, हर एक काम की गरिमा है। तो मैम आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया? ये तो काफ़ी कठिन प्रश्न है वैसे। आप आजकल के जो माता पिता हैं वो बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्टिव उसमें रखते हैं, मगर मेरी माता जी का हमेशा से कहना था कि जो ये पक्षी होते हैं वो एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको अपने घोंसले से हटा देते हैं या उसको उड़ा देते हैं। तो ये प्रवृत्ति होनी चाहिए एक अपने में स्वावलंबी और एक वो संघर्ष की जो है वो, चाहे आपको संघर्ष कई तरीके से रहता है, आपका फाइनेंशियली रहता है, इमोशनली भी रह सकता है कई बार अगर आपको समर्थन नहीं है घर से। और अधिकतर महिलाओं को इस मामले में बहुत ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छी लकी नहीं होती हैं कई बार। उनको ज़्यादा अधिकतर जो है, कई बच्चे भी मुझसे, जैसे अब तो मल्टीमीडिया हो गया है तो सोशल मीडिया में अगर चैट करते हैं तो मुझे समझ में आता है कई बार वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। तो मैं उनको बड़े ही तटस्थ तौर से, जिससे कि उनको ये ना लगे कि मैं उनको मॉरली जज कर रही हूँ, जजमेंटल ना होके मैं बड़े उनको तर्क के साथ जवाब देती हूँ। अगर वो मार्गदर्शन भी चाहते हैं, वो कई बार देखते हैं कि हमारी जो अध्यापिकाएं वो क्या सोचती हैं या उनका कैसा रहा है जीवन। काफ़ी पर्सनल तौर पे भी आजकल बच्चे इंट्रूसिव क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उनका विश्वास रहता है कि हम इससे पूछ सकते हैं, तो वो है। तो हम तो उनको चाहेंगे कि अच्छी तरीके से मार्गदर्शन ही दें। और अपने शिक्षिका काल में भी मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है, स्कूल में भी पढ़ाया है, तो बच्चे काफ़ी आदर देते थे और उनको हम हमेशा अच्छा मार्गदर्शन ही देना चाहेंगे कि आप आपस में सहयोग करिए, ये करिए, और अपनी तरफ से प्रयासरत रही मैं हमेशा। जैसे लड़कियां आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके आगे बढ़ने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो वैसे ही क्या आपके पर्सनली में आपका जब आप टीचर थी उसके बाद जब आप लेखिका बनी, ऐसे चल करके आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई? जी, लेखिका में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि ये आप स्वतः ही काम करते रहते हैं। लेखन का कार्य काफ़ी शुरू बचपन से मैंने किया, तो प्रोत्साहन तो मिला मगर मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ स्कूल में मैगज़ीन नहीं निकलती थी हर साल। मगर जैसे ही मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में प्रथम वर्ष में ही मैंने अपनी हिंदी की कविताएं छपवाईं और अंग्रेज़ी की भी। तो हमारी जो हिंदी की अध्यापिका थी, मैं वैसे अंग्रेज़ी ऑनर्स कर रही थी, तो उन्होंने आते ही पूछा कि अर्चना बहादुर कौन हैं, और आपने तो बहुत ही उत्तम लेखन कर रही हैं और आपकी एज के हिसाब से काफ़ी ऊंचे लेवल पे आप लिख रही हैं। तो वो अभी भी मेरे टच में है, सोशल में फेसबुक पे हैं और उनको मैं याद भी हूँ। अभी हमारी जो अध्यापिका थी सोफिया कॉलेज में, तो प्रोत्साहन तो रहा। मैं जब एमए भी कर रही थी, दूसरे कॉलेज में थी, वहाँ पर भी 2-3 टीचर्स ने जब इंग्लिश की छपी तो काफ़ी वाहवाही मिली और एक सेमिनार का आयोजन हुआ जिसमें मेरी कविताओं को रखा गया। और मेरे सहपाठी जो थे उन्होंने भी एमए इंग्लिश में मैं कर रही थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उनको सराहा। तो इस तरीके से उसमें तो कोई वो नहीं आती। हाँ, छपाने में
मेरा संपर्क में एक हमारे अंग्रेज़ी के थे प्रोफेसर एल्वर डिसूजा, वो रिटायर हुए हैं एज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से, वो थे। फिर वहाँ पर जो एक बिशप हाउस में थे काफ़ी सीनियर, एक अंग्रेज़ मूल के, उन्होंने भी बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि आपका लेखन मेरे से बेहतर है, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन भी दिया कि आप इस तरीके से, आप तो बिल्कुल ही इसको एक बार लिख देती हैं तो एडिट ही नहीं कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी डायरी, कोई एडिटिंग नहीं है, आप करिए, इसमें कोई वो नहीं है, एक बार लिखने के बाद आप एडिटिंग कर सकती हैं। तो मार्गदर्शन तो मिलता रहा। फिर मैं बीएड करने गई, वहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट में मुझे सराहा गया, और हमारे जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि मैं प्रकाशकों को ढूंढूं, ऑक्सफोर्ड उन्होंने सुझाया। मैं कोशिश तो अपनी तरफ से करी, मगर मुझे लगा कि ये काम बड़ा ही मुश्किल है, तो मैं थोड़ा पीछे हट गई। फिर अभी तो काफ़ी प्रकाशक आ गए हैं, और यंग लोग भी जो हैं वो छपवा रहे हैं। तो मैंने फिर अपनी पहली पुस्तक जो थी पोएटिक कैंडर, वो ये छपवाई है। मेरी पहली पुस्तक है पोएटिक कैंडर, ये छपी है, ये है पहली वाली पुस्तक मेरी पोएटिक कैंडर। तो ये पहले छपी मेरी, और ये साइबर विट ने छापी है। दूसरी पुस्तक जो है मैंने ये ऑथर प्रेस से छपवाई है, द स्पीकिंग म्यूज़। इसमें भी कविताएं हैं, 100 से अधिक कविताएं हैं। पहली वाली में 100 के लगभग थी। अभी मेरा संकलन है, मैंने जो है कंप्यूटर पे संकलित करके रखी हुई हैं, मगर उनको मैं अलग अलग किताबों में छपवाने का करूँगी। और अभी इन 2-3 वर्षों में मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ। फेसबुक पे मैंने देखा काफ़ी पोइट्री ग्रुप्स हैं, उनमें मैं लगातार अपनी कविताएं दे रही हूँ। इंटरनेशनल भी है उसमें, एक है नेशनल पोइट्री मंथ होता है अमेरिकन, तो उसको NaPoWriMo करके कहते हैं, नेशनल पोइट्री मंथ इस तरीके से। उसमें भी मतलब 30 दिन का चैलेंज होता है, चैलेंजेस। तो ये कई चैलेंजेस लेने की वजह से मैंने अपनी और भी संग्रहित कर ली हैं कविताएं। तो ये तो अलग ही एक संकलन है, जो कि अब मैं डायरेक्टली ही टाइप करके लिख लेती हूँ, जिससे कि वो उतारने का इधर उधर कुछ रहे नहीं, सीधा डायरेक्टली ही टाइप कर लेती हूँ, फ़ोन पे कर लेती हूँ टाइप, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हाँ, पहले मैं पेन लेखनी चाहती थी, अच्छा लगता था लिखना, फिर धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इस तरीके से काम। आने वाले समय में ये जो आने वाले हमें युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? युवाओं, देखिए मैं अभी जो लास्ट पढ़ा रही थी, मैंने बॉयज़ के स्कूल में लमार्टिनेर में पढ़ाया और सेंट फ्रांसिस में पढ़ाया, और मैंने यहाँ आपके केकेसी में भी पढ़ाया बॉयज़ को, केकेसी जो कॉलेज है, JNPG कॉलेज। अभी लास्ट में AP सेन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो वहाँ भी मुझे मौका मिला, उनका वार्षिकोत्सव था, उसमें मैंने, वो लोग गज़ल वगैरह ये सब की ट्रेनिंग ले रहे थे, तो मैं उनको थोड़ा सा गाइड किया, उनको किस तरीके से बोलना है या कहाँ क्या है। तो बड़े खुश हो गई कई लड़कियाँ। मैं उनको पढ़ा भी रही थी क्लास में, क्लास से ज़्यादा वो बाहर, उन्होंने मुझे, क्लास में तो कम आते हैं आजकल बच्चे, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चों को। स्टडीज़ वो लोग स्तर बहुत नीचे गिर रहा है, स्कूली स्तर भी और कॉलेज का भी, उनको स्कॉलरशिप तो मिल जाती है, वो स्कॉलरशिप के लिए ही शायद एडमिशन लेते हैं, बट आगे की शिक्षा हमारी जो है, इसका स्तर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे आने वाला है। और जब ये आपकी ये पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, उसमें भी शिक्षा पे, उसके जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई थी, उसके बाद भी 1-2 मुख्य लेखकों ने इस चीज़ का वो विश्लेषण किया था कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है और शिक्षा का ये भी जो है सिस्टम, ये इतना अच्छा केटर नहीं कर पा रहा, तो बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और सेमेस्टर सिस्टम आने से ऐसा होता है, वो उनको कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाते हैं,
वो मतलब सिर्फ मार्जिन पे आने के लिए एक पहले हमारी माता जी के टाइम पे जो शिक्षा थी, सेकंड डिविजनर भी वो काफ़ी मुश्किल से आते थे। आजकल तो मार्क्स बहुत इजीली आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें उनको सिर्फ रट्टा मारना है, उनकी बेसिक नॉलेज नहीं होती। अब जैसे आपने साहित्य लिया है, उसमें कितने बच्चे हैं जो कि तो ऐसे ही ले लेते हैं, अंग्रेज़ी साहित्य हो चाहे हिंदी हो, सोचते हैं ये आसान है, पास होना आसान है, मगर उसमें आपको विद्वता और गहराई से पढ़ना एक अलग बात होती है। तो इसमें जो है अगर जैसे अभी नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, उसमें जैसे स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए शुरू से ही कि आप जैसे मीडिया में जाने चाह रहे हैं, मास मीडिया में, तो उनको जो है उनका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा इस तरह। जैसे मैम बच्चे पढ़ते तो हैं, जैसे कॉमर्स साइड से पढ़ते हैं, आर्ट साइड से पढ़ते हैं और साइंस साइड से पढ़ते हैं, लेकिन जब वो इंटर और हाई स्कूल कर लेते हैं, आगे जब ग्रेजुएशन उनका स्टार्ट होता है तो उनको पता नहीं रहता है कि हम कौन से साइड से जाएं और क्या हम आगे बन सकते हैं। जी, ये भी एक वो है, एक लहर चलती है जिसे कहते हैं एमबीए कर लीजिए आप। कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो विषय कुछ भी, पहले वो कोशिश करते हैं बायोलॉजी पढ़ के, जीव शास्त्र जिसे प्राणी शास्त्र कहते हैं, उसमें वो सब सफल नहीं हो पाते, तो वो अपना बदल लेते हैं क्षेत्र, पठन का क्षेत्र, वो दूसरा विषय ले लेते हैं, वो बिल्कुल भी उससे कोई तालमेल नहीं होता। उसके बाद भी हम सोचते हैं चलिए इन्होंने एक लाइन पकड़ी, उसके बाद उनको लगता है कि इसमें भी ज़्यादा स्कोप नहीं है, वो फिर पैसे खर्च करके और कैट और मैट और ये सारे इम्तिहानों में बैठते हैं, और कई जगह तो उनको काफ़ी पैसा भी देना पड़ता है, और उसके बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं उनके हाथ आता है। कई बच्चों के तो कोई अच्छे जॉब्स है नहीं। तो मेरा बच्चे जैसे हैं, मैं उनसे पूछती थी कितने बच्चों को जो है प्लेसमेंट मिला, तो 10% बच्चों को मिलता है शायद अच्छा प्लेसमेंट। तो ये उनमें कुंठा रह जाती है बच्चों में, या तो उनको शुरू से ही इसके प्रति जागरूक किया जाए कि आपका गुणवत्ता अगर होगी तभी आपको कुछ हो पाएगा। और शिक्षा प्रणाली ये नहीं कह सकते कि इस स्कूल की अच्छी है शिक्षा या उस स्कूल की अच्छी है। आजकल फ्री असेस है, और इसलिए ये एक सोशल रेवोल्यूशन ही आप कहिए, सामाजिक परिवर्तन ही है एक तरीके से, कि एक रिक्शे वाले का भी बेटा आगे आईएएस में आ रहे हैं और सब्जी वालों के आ रहे हैं, तो आप उनको फाइनेंशियली स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उससे अच्छा आप उनका भविष्य सुनिश्चित करिए। रिजर्वेशन से ज़्यादा अच्छा है कि आप उनकी गुणवत्ता पे ज़्यादा, शिक्षा की गुणवत्ता पे ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा महत्व दें, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैम जिस तरीके लड़कियों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, चाहे आपका शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे शहर में तो मैम तभी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लेकिन गांव जो स्तर है वहाँ पे अभी शिक्षा के क्षेत्र में उस तरह लड़कियों का और महिलाओं का विकास नहीं हो पाए। आए ना दिन कोई ना कोई केस आप महिलाओं के बारे में सुनती होंगी, तो समाज सेविका के रूप में ऐसा क्या परिवर्तन लाया जाए जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आए? देखिए, ये मैं लॉ स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही थी, तो इसमें ये जो महिलाओं का विषय है ये बहुत ही लंबा चौड़ा विषय है। इसमें जो है सहमति जिसे कहते हैं आप, उसकी कितनी औरत की हाँ होती है, इवन प्रजनन में, ये भी आजकल एक चर्चा का विषय है कि कोख मेरी है। इस पे जो है सेमिनार हो रहे हैं लीगल तौर पे, लॉ स्टूडेंट्स। तो हमारी कुछ मित्र, एक मित्र हैं, वो आई थी, सेमिनार में आई थी। तो बच्चियाँ वैसे तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आपने देखा, और स्पेशली आप देखते हैं कितने बच्चों का अपहरण हो जाता है, और कैसे अपहरण होता है, क्या होता है, कितने बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं। उनमें ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं, मेरे ख्याल से लड़के भी होते होंगे। तो ये जो है, इसको हम लोग कहते हैं शोषण ही है एक तरीके से, स्त्री शोषण। तो ये जो है काफ़ी बड़ा एक विषय है जिस पे हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा अर्चना जी, ये बताइए, जो आपने अपना लेखन कार्य जो किया है, तो यह सिर्फ गद्य में ही किया है या पद्य में भी आपका लेखन कार्य है? जी, मैंने जैसे आपको बताया, मेरा शोध जो है वो काव्य में है, पद्य में है। गद्य लेखन में भी मेरे चैप्टर्स हैं,
मैंने जो कि किताबों में भी छपे हैं, अलग अलग संकलित जो पुस्तकें आई हैं, उसमें एक बहुत ही चर्चित अमेरिकी नॉवेल है द स्कारलेट लेटर, उस पे मैंने एक चैप्टर लिखा है। और दूसरा जो है, एक पूरी पुस्तक आई है फेमिनिज्म एंड लिटरेचर, जिसे कि आप स्त्रीवाद कह सकते हैं, और साहित्य। उसमें मैंने चैलेंजिंग डोमेस्टिसिटी एंड द जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, मतलब कि जो आपने गूढ़ करके दे दिया स्त्री को एक स्टीरियोटाइप दायित्व दे दिया कि तुम्हें ऐसा उठना है, ऐसा बोलना है, ऐसा व्यवहार करना है, इससे अतिरिक्त तुम परिधि को लांघ नहीं सकती, इसी परिधि में रहना है। उस पे मैंने कमला दास की कविता काव्य और ममता कालिया, जो कि अंग्रेज़ी में भी लिखती हैं, जिनका लेखन हिंदी में तो बहुत ही मशहूर है, उनकी दोनों का पे ये एक चैप्टर लिखा है कि उनके काव्य में वो कैसे चैलेंज करती हैं ये फीमेल स्टीरियोटाइप को, जो तो उस पे मैंने लेखन किया है और यही सब लेखन है। और एक और चैप्टर मैंने लिखा है जो कि मेरे मूलतः शोध पे भी वो है, उसको ये इंग्लिश लिटरेचर एंड ओवरव्यू नामक किताब में छपा है वो। उसमें मैंने फिलिप लार्किन, एक अंग्रेज़ कवि हैं, उनके ऊपर मैंने शोध कार्य किया, और नज़ीम एज़ेकिएल, ये हिंदी, ये इंडियन ऑथर हैं, पोएट हैं, इंडियन पोएट नज़ीम एज़ेकिएल एंड फिलिप लार्किन पर मेरा शोध कार्य है। तो मैंने एक चैप्टर जो है द अनडिमिनिश्ड समवेयर, जो कि आपके साथ निरंतर रहती है, आपके एक जगह, एक स्थान, आपकी मेमोरीज़, वो नामक एक कविता है, उस पे मैंने चैप्टर, वो नाम वहाँ से लेके एक चैप्टर वहाँ भी लिखा है। तो चैप्टर्स भी मैंने लिखे हैं, और ऑनलाइन भी कुछ लेखन कार्य मेरा है कविताओं के अतिरिक्त। कविताएं तो मैंने कई ये बाहर की जो इंटरनेशनल ई जर्नल्स हैं, जैसे स्पिल वर्ड्स, कॉन्फ्लुएंस, ये तो बाहर के हैं, और कल्चूरियम में उन्होंने मुझे फीचर किया था। और कल्चूरियम में उन्होंने मार्च 2019 में महिला दिवस और काव्य दिवस के उपलक्ष्य में मुझे फीचर किया था। पूरा इशू वो मुझे ही विशेषतः मुझ पे ही वो फोकस था। तो ये सारे हैं, जैसे फिर मद्रास कोरियर, ये भी काफ़ी पुराना एक साहित्यिक पत्रिका है, उसमें मेरी कविताएं छपी हैं। देन डुओट्रोप करके एक बाहर की है, उसमें भी छपी है। ये तो ई मैगजीन्स हैं। बाकी जो हैं ये फेसबुक के थ्रू भी पेजेस हैं, जिसमें वो इसके काव्य के कंपटीशन प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें मैंने अनेक ही इनाम जीते हैं। एक्सलेंस अवार्डी जिसे कहते हैं, या एप्रिसिएशन अवार्डी, फर्स्ट प्राइज विनर। वीकली तौर पे भी वो होते हैं प्रतियोगिताएं, मंथली तौर पे भी, या प्रतिदिन भी होती हैं, दैनिक भी होती हैं। पहले मैं दैनिक ज़्यादा लिख रही थी, तो अभी मैंने अधिकतर मैं प्राइज़ पा रही हूँ। पोएमेरियन करके है, उसमें भी लिख रही हूँ। तो ये सारे हैं, इनमें मेरा खुद के पेज हैं, खुद के भी मेरे फेसबुक पे पेज है, क्रिएटिव स्पेस डॉक्टर अर्चना बी जुत्शी करके है एक पेज, और एक अभिव्यक्ति करके भी मैंने पेज शुरू किया, उसका सब्सक्रिप्शन कम है लोगों का। क्रिएटिव स्पेस में 2000 के से ज़्यादा है लोग। ये थी हमारे बीच में अर्चना बहादुर जोशी जी, जिनकी आपने बातचीत सुनी, किस तरीके से वो अपने लेखक के द्वारा और लेखन कार्य के द्वारा लोगों तक अपने विचार कैसे व्यक्त करती हैं, और महिलाओं के प्रति जो उनके विचार हैं आपने सुने। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।